हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है विज्ञान के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक जो कि SCERT द्वारा प्रकाशित की जाती है उसके 9 चैप्टर जंतुओं एवं पौधों में परिवहन इसकी स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत परिसंचरण एवं परिवहन की आवश्यकता, जंतुओं का परिसंचरण तंत्र जिसमें कि रक्त, रक्तवर्ग, रक्तवाहिनी, हृदय स्पंदन, रक्त आधान, ब्लड बैंक इसकी स्टडी करेंगे। साथ ही साथ पौधों में परिवहन जो कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है इसकी स्टडी करेंगे। जरा सोचिए कि सांस लेने पर जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो अंत तक कहाँ जाती है। यह ऑक्सीजन फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्तवाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जागरण होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, हृदय, रुधिर वाहिनियां, रुधिर मिलकर जो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हृदय, मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का त्रिकोणाकार एक पेशी संरचना है जिसका आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। यह जो है वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। जो 2 ऊपरी भाग होते हैं कक्ष के उन्हें अलिंद और जो 2 निचले भाग होते हैं उन्हें निलय कहते हैं। ऊपरी भाग को अलिंद और निचले भाग को निलय कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग मतलब कि राइट साइड में दायां अलिंद और दायां निलय होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं भाग में मीन्स बाएं अलिंद और बाएं निलय में जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता रहता है। दोनों अलिंद व दोनों निलय जो है लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं, जिसके कारण जो है धक धक की आवाज़ सुनाई देती है जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन करता है। यह है मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। संकुचन की अवस्था में रक्त जो है हृदय से पंप होता है जबकि शिथिलन की अवस्था में रक्त हृदय में भरता है। हृदय में रक्त शरीर के विभिन्न भागों में नलिकाओं में शिरा द्वारा आता है और हृदय की नलिकाओं में धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कैसे क्या है। शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। जितने भी शरीर के विभिन्न पार्ट्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त होगा वो शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक है, ये है मानव हृदय का चित्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दायां अलिंद और ये है बायां अलिंद। ठीक है, कक्षों के बीच के विभाजन की दीवार है ये। ठीक, और दायां निलय है, ये बायां निलय है। 4 भागों में बटा हुआ है हृदय, है ना। दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है जहां से यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है जिससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर जो है फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से यह बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम निम्न फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था है। फेफड़े से जो है यहाँ पे आप बीच में हृदय देख रहे हैं, ये जो है हृदय है। ठीक, हृदय से रक्त जो है विभिन्न कोशिकाओं से धमनियों के द्वारा ऊपर हृदय में लाया जा रहा है। ठीक, लेफ्ट साइड वाले से, और दाहिने से शिराओं के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच रहा है और फुफ्फुस धमनी के द्वारा यही रक्त जो है फेफड़ों तक पहुंचता है और फुफ्फुस शिरा के द्वारा जो है फिर हृदय में आता है। ये एक पूरा चक्र चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट से भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे ये है, आप देखिए
बायां निलय है, सबसे पहले शरीर के सभी अंगों से शुरू करते हैं। शरीर के जो सभी अंग हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त होगा वो दाएं अलिंद में जाएगा। ठीक, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाएगा और दाएं निलय से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो फेफड़े तक पहुंचता है। कहाँ जाएगा? फेफड़े तक जाएगा। और फेफड़े से वो जो है, पहले वो अशुद्ध रक्त था, अब ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त होगा, वो आएगा बाएं अलिंद में। निलय से अब पहुंच जा रहा है अलिंद में फेफड़े के द्वारा। फिर बाएं अलिंद से जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है वो बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से यही ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। यही जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक फ्लो चार्ट। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग आगे डिटेल में करते हैं। शरीर में फुफ्फुस मीन्स पल्मोनरी धमनी जो है एक अपवाद है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त बहता है और पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये जो है एक एक्सेप्शनल केस है। जो पल्मोनरी धमनी है, इसमें फुफ्फुस धमनी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता रहता है, फुफ्फुस सिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता रहता है। यदि आप अपने वक्ष के बाएं तरफ हाथ रखें तो आपके हृदय स्पंदनों में धड़कनों को महसूस आप कर सकते हो। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदनों को मापने के लिए आला लगाता है, जिसे कि स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक, एक एक्टिविटी है ये। आपने दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुलियों को बाएं हाथ की कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको धड़कन महसूस होती है? यहाँ धड़कन क्यों होती है? दरअसल ये धड़कन हमारा जो है नाड़ी स्पंद या नब्ज कहलाता है, जो हृदय द्वारा धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आप महसूस कीजिए कि ये स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। आप देखेंगे कि नाड़ी स्पंदन या हृदय स्पंदन दोनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। प्रायः डॉक्टर या वैद्य जो है नाड़ी स्पंदन या हृदय स्पंदन की गति से स्वस्थ होने का अनुमान लगाते हैं। रुधिर वाहिनियाँ हृदय के शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने और हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं हैं। धमनियाँ ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है शरीर से विभिन्न अंगों से ले जाती हैं और ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। अतः इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त का अधिक दबाव होता है, रक्त अधिक दबाव के साथ बहता है। और शिराएं जो होती हैं वो हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये शरीर में कम गहराई में, मतलब कि ऊपरी सतह में ही स्थित होती हैं। इन्हें हम त्वचा के नीचे आसानी से देख सकते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं, कम लचीली होती हैं। इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने और वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां और शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। अब चलिए रुधिर के बारे में जानते हैं। रुधिर जो है शरीर पर खरोंच लगने या कहीं पर भी कट फट जाने पर लाल रंग का बहने वाला एक तरल है। आपने देखा होगा यह रुधिरीय रक्त होता है। रक्त सभी कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी जंतुओं में रुधिर पाया जाता है, जैसे कि मछली, मेढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी या मनुष्य। अनेक अकशेरुकी जंतुओं में भी रक्त पाया जाता है, मतलब कि जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी रक्त पाया जाता है, परंतु वो लाल रंग का नहीं होता है, वो रंगहीन होगा या किसी दूसरे रंग का होगा। रुधिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं ये क्या होती हैं? चलिए इसको देखते हैं। रुधिर का लगभग 45% भाग इनसे बना होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, चलिए ये देखते हैं क्या हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो है प्रायः गोल होती हैं, तस्तरी नुमा होंगी तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती हैं, मतलब उभयावतल इनकी संरचना होती है।
प्रत्येक लाल रंग की कणिका जो होती है प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है। जो रेड ब्लड सेल होती है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होती हैं ये। इनमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त तो प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन की सप्लाई करता है यहाँ से वहाँ। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड ब्लड सेल जो होती हैं रेड कलर की होती हैं। इनका जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन का होता है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। बनेंगी कहाँ? अस्थि मज्जा में। और भ्रूण में जो ये होती हैं रेड ब्लड सेल, ये कणिकाएं यकृत या प्लीहा में बनती हैं। ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य। मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बॉन्डिंग बना करके उनका परिवहन करती है। दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये जो हैं लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी होती हैं और केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। ये कणिकाएं जो होती हैं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक संरचना नहीं होती है, ये गोल चपटी नहीं होती हैं, किसी भी आकार की होंगी। इनमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसीलिए ये रंगहीन होती हैं। ये प्लीहा में बनती हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो स्प्लीन में बनती हैं, प्लीहा में बनती हैं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, बहुत ही कम होता है। ये कणिकाएं भी कई प्रकार की होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य, चलिए इनके कार्य भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कार्य। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, इम्यून सिस्टम का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ही ना हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई भी करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। रुधिर प्लेटलेट्स जो है, जो तीसरी ब्लड सेल का टाइप है, वो आकार में बहुत ही छोटा होता है, केंद्रक विहीन होता है और द्विउत्तलीय होता है, मतलब कि बाइकॉन्वेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, प्लेटनुमा होता है। ये घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या, 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या जो होगी ब्लड में, वो लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती है। इनका जीवन काल जो होता है वो 8 से 10 दिनों का होता है। रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य। रुधिर प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। रुधिर प्लेटलेट्स, ये है रुधिर प्लेटलेट्स का डायग्राम। ठीक है, चलिए कुछ अन्य बिंदु भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पुरुषों में 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य में 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 तक होती है। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होती हैं। और डेंगू नामक रोग जो होता है आजकल काफ़ी चर्चित है, जो कि विशेष जाति के मच्छर के काटने से होता है। इनमें जो है प्लेटलेट की संख्या इस रोग के कारण कम होने लगती है। इनकी संख्या की जानकारी से इस रोग का पता लगता है। ब्लड प्लाज्मा या रुधिर प्लाज्मा, ये जो होता है हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60वां भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल और 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल और हार्मोन्स विद्यमान होते हैं। आपने जाना कि रुधिर जो कि लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई देता है, उसमें भी कोशिकाएं होती हैं। अतः यह एक जो है तरल संयोजी ऊतक है, जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। रुधिर का जमना तथा इसके लाभ क्या है रुधिर जमने के। जब शरीर के किसी भी अंग में कट फट जाता है तो रुधिर बहने लगता है। इसका क्या कारण है? रक्त नलिकाओं के कट जाने से रुधिर बाहर निकलकर बहने लगता है और बहता हुआ रक्त जो है थोड़े समय के बाद गाढ़ा होने लगता है और अंत में एक परत सी जम जाती है कटे हुए स्थान पे, और रक्त क्या होता है? जम जाता है। लेकिन दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव ज़्यादा होता है तब रुधिर जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है।
जिससे निरंतर रक्त बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो रुधिर जमता कैसे है? रुधिर का जमना जो है एक रासायनिक क्रिया है, ये जो है एक केमिकल प्रक्रिया है। रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न चरणों में पूरी होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है जिसे कि प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होता है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं और इन रेशों में रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना भी रुक जाता है। थोड़े समय के बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है। क्या आपने कभी किसी चोट या घाव से निकले हुए ऐसा पीले रंग का स्राव देखा है? उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। रुधिर वर्ग। शरीर में रक्त की कमी होने पर या घायल या ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो है घायल शरीर में रक्त चढ़ाता है। इसके लिए पहले डॉक्टर जो है रक्त देने वाले की रुधिर वर्ग की जानकारी करते हैं। इस संबंध में सबसे पहले जो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है रुधिर वर्ग की खोज की थी। उन्होंने क्या किया था, जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उनके नामक वैज्ञानिक, उन्होंने खोज किया और पता लगाया कि रुधिर देने वाले और लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं है तो रक्त देने वाला जो दाता होता है, दाता का रक्त लेने वाले जो ग्राही होगा कि रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना लेगा। अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो थक्का बन जाएगा जिससे रुधिर का प्रवाह रुक जाता है और इस अवस्था में जो रक्त को ग्रहण करता है, जो ग्राही होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में आखिर ऐसा क्या अंतर होता है? तो जो लैंडस्टीनर थे उन्होंने ये खोजा और बताया कि मनुष्य के शरीर में जो है, मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह में स्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। प्रतिजन के लिए बड़ा अक्षर ए और बी का संकेत प्रयोग करते हैं। प्रतिजन के लिए जो है बड़ा अक्षर ए और बी संकेत का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षी रुधिर में जो है प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरक्षी जो होते हैं ए तथा बी प्रतिरक्षी होते हैं जिन्हें कि छोटे अक्षर इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ए और बी स्मॉल लेटर प्रयुक्त किया जाएगा। खोजों के आधार पर जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया कि रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, ए, बी, ए बी और ओ। जो चलिए तालिका से हम समझ लेते हैं, रुधिर वर्ग की तालिका यहाँ दी होगी कहीं पे, अभी देख लेते हैं। रुधिर वर्ग जो ए होता है उसमें प्रतिजन मीन्स एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बी होता है। रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन या एंटीजन बी होता है और प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी जो होती है ए पाई जाती है। और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिजन ए और बी दोनों ही पाया जाता है, मीन्स एंटीजन ए और बी दोनों ही पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें कोई भी नहीं होती है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, जबकि प्रतिरक्षी जो होती हैं ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं। रुधिर के थक्के के समान जमना अभिश्लेषण तभी होता है जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए मतलब कि प्रतिजन ए, एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों ही साथ साथ उपस्थित हों और प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हों। इनके भी अभिश्लेषण के कारण रक्त कोशिकाएं, रक्त केशिकाएं या वाहिनियां जो होती हैं अवरुद्ध हो जाती हैं और रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण जो रक्त को ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए रुधिर वर्ग का महत्व क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं।
रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान देना जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें आपको तथा जरूरतमंद बीमारों को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी रक्त मिल जाता है। रुधिर वर्गों की जानकारी से चिकित्सा में सहायता मिलती है। रुधिर बैंक या ब्लड बैंक, जब आप रक्तदान देने के महत्व को जान चुके हैं, ऐसे केंद्र जहां रक्त मिलता है मीन्स ब्लड बैंक या रुधिर बैंक कहलाते हैं। रुधिर बैंक प्रत्येक जिला अस्पताल में खोला गया है। इनके अलावा रुधिर बैंक बड़े बड़े चिकित्सालयों में खोले गए हैं। इन अस्पतालों में दाताओं का रुधिर लेकर रुधिर वर्ग को ज्ञात किया जाता है। रुधिर वर्ग निर्धारित होने के बाद रक्त को आधुनिक उपकरण एवं विधियों के द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच की या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित किया जाता है। एयरटाइट बोतलों में या एयरटाइट प्लास्टिक का जो कंटेनर होगा उसमें। रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए इसमें सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रुधिर को सोडियम साइट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है जिससे कि वो संरक्षित रहे। इस प्रकार रखा गया रुधिर लगभग 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इस रुधिर को घायल व्यक्ति को या घायल रोगी को के व्यक्ति में रुधिर वर्ग से मिलान करने के बाद चढ़ाया जाता है। वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित होते हैं रुधिर बैंक कहलाता है। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी। रक्त का आदान एवं रक्तदान। रक्तदान क्यों करना चाहिए रक्तदान? रुधिर बैंक में रुधिर की निरंतरता बनी रहे, इसीलिए रुधिर दान की आवश्यकता पड़ती है। रुधिर दान एक स्वस्थ नागरिक से लेकर निजी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। रुधिर देने वाले व्यक्ति के रुधिर का परीक्षण किया जाता है। रुधिर परीक्षण अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त रक्त प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B और C, VDRL, सिफिलिस और मलेरिया मुक्त होने का परीक्षण होता है। धनात्मक परीक्षण आने पर उस व्यक्ति का रक्त जो है नहीं लिया जाता है। इस तरह विषाणु, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ से मुक्त रुधिर ही रुधिर बैंक में संरक्षित किया जाता है। रुधिर दान के लिए इच्छुक व्यक्तियों से रुधिर लेने के लिए रुधिर दान कैंप भी लगाए जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी सभी सरकारी अस्पतालों एवं बड़े निजी चिकित्सालयों में रुधिर एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। एकत्रित एवं सुरक्षित रुधिर आवश्यकता पड़ने पर रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। शरीर में रुधिर की कमी होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। रक्त का आदान प्रदान। किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। इस क्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाता या ग्राही दोनों ही के रक्त वर्गों को सुमेलित किया जाता है, मतलब कि मिलाया जाता है, जैसा कि टेबल में दिया था। तो उसमें जो है सबसे पहले रोगी का रक्त वर्ग ज्ञात किया जाता है और रुधिर जाता है। जैसा कि तालिका में बताया गया है कि सबसे पहले रोगी का रक्त वर्ग ज्ञात किया जाता है और रुधिर बैंक से उपलब्ध कराए गए समान रुधिर वर्ग के रक्त को रोगी के शरीर में आवश्यकता अनुसार चढ़ाया जाता है। रुधिर बैंक से प्राप्त रक्त को रोगी को देने में के पूर्व जो है भली भांति परीक्षण किया जाता है। उसे देखा जाता है कि वह HIV मतलब कि मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु मुक्त है। आजकल परिरक्षित रक्त की बोतलों पर HIV मुक्त होने का प्रमाण भी लिखा जाता है। इनके अतिरिक्त रक्त जो है जीवाणु, प्रोटोजोआ एवं कवकों से भी मुक्त होना चाहिए। ऐसा ही रक्त रोगी के शरीर में डॉक्टर की देखरेख में चढ़ाया जाना चाहिए। रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर प्राप्त करने वाले को ग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग O जो होता है वो सर्वदाता होता है और रुधिर वर्ग AB सर्वग्राही होता है। रुधिर आदान के लिए समवर्गीय व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। पौधों में परिवहन, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पौधों में परिवहन किस प्रकार होता है? आपने पौधों को पानी डाला होगा और किसी को पानी डालते हुए देखा होगा। किसी मुरझाए हुए पौधों को जब पानी देते हैं तो कुछ देर के बाद उसकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी भरी हो जाती हैं तथा ताजी दिखाई देने लगती हैं। ये जल जो है जड़ों से पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में बना भोजन पौधे के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है? दरअसल पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है, दारू और पोषवाह। दारू को जाइलम कहते हैं और पोषवाह को फ्लोएम कहते हैं। जाइलम जो है जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को
और खनिज लवण को घोल के रूप में लिक्विड फॉर्म में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों में निर्मित भोजन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला जो रक्त है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को भोजन तथा ऑक्सीजन वितरित करता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनियां तथा रक्त होते हैं। मानव रक्त शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है और हृदय पंप की तरह कार्य करता है। धमनियां जो है हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त लाती हैं और साथ ही साथ शिराएं जो होती हैं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं और शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ऑक्सीजन का परिवहन, श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण तथा प्लेटलेट्स जो होती है रक्तस्राव को जमने में सहायता करती हैं। रुधिर वर्ग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। शरीर में रुधिर की कमी के होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है और मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है और जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचना जो है संवहन कहलाता है। जल तथा खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन ऊतक जाइलम है और पत्तियों से भोजन का संवहन विभिन्न अंगों तक फ्लोएम के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।